अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सही। हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है कि जब आपके पास एसडीएलसी के स्टेप्स हो जाते हैं कौन से वाले रिक्वायरमेंट्स के, जिसमें आपके पास क्या बन जाता है एसआरएस, और उसके बाद क्या होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या करती है आपकी एसआरएस को स्टडी करके वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई मसले तो नहीं है, तो वो उसको चेक करने के बाद उसको कंफर्म करने के बाद कि आपका एसआरएस सही हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं, तो आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप क्रिएट होता है, दैट इज हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन आपके पास क्या है जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें आप लोग क्या करते हो कि सबसे पहले एसआरएस को स्टडी करते हो, ठीक है। जो अपडेटेड एसआरएस होता है, जो स्पेसिफिकेशन बनने के बाद करने के बाद आपके पास एसआरएस क्रिएट किया जाता है, जो एरर फ्री होता है, सही। उसको स्टडी करते हैं आप लोग, सही। उसको स्टडी करके आप ये पहले तो ये समझते हैं कि बेसिकली आपके पास सिस्टम है क्या चीज़, आपसे आपका क्लाइंट क्या मांग रहा है, तो वो आप डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज़ योर सिस्टम। इंशाल्लाह जो चैप्टर 2 के बाद हम दूसरा काम करेंगे, लैब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़, कि उसको किस तरह से हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, किस तरह से हम इसको सिस्टम सब सिस्टम्स और फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते जाते हैं। तो चैप्टर 2 के बाद फिर हम वो लैब में जाएंगे। तो पहले तो आपने क्या किया, एसआरएस को स्टडी कर लिया कि आपके पास बेसिकली आपका सिस्टम किस बारे में है, ठीक है, आपने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने उसको अपने सब सिस्टम्स डिफाइन कर दिए कि आपके सब सिस्टम्स क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास तभी होगा जब आपका प्रॉपर एसआरएस क्रिएट होगा। एसआरएस को क्रिएट जब प्रॉपर बन गया तो अब आपने क्या करना है, उसको एसआरएस जो आपके पास एक थ्री फॉर्म में था ना, उसको आपने अब एक क्या बनाना है, एक डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि बेसिकली आपसे डायग्राम फॉर्म में या एक पिक्चर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, कि बेसिकली आपका क्लाइंट आपसे क्या मांग रहा है। उस पिक्चर में क्या होगी, आपके पास एक्टिविटीज़ होंगी। एक्टिविटीज़ किस चीज़ की होंगी, आपके कंपोनेंट्स की, कि आपके कंपोनेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, उसमें आपके पास भी आप स्टेट चार्ट डिफाइन करते हो। स्टेट चार्ट मीन्स कि आपका जो कंपोनेंट है वो जब ऑन हो जाती है उसकी मशीन, तो उस टाइम आपकी मशीन का क्या बिहेवियर होता है, वो हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम क्लास डायग्राम डिस्कस करेंगे कि क्लास डायग्राम क्या होती है, ये हम जो है स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो जो आर्किटेक्चर है वो टोटली जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, यूएमएल डायग्राम्स पे। तो जितनी अच्छी आपको यूएमएल डायग्राम आएगी उतना अच्छा आपका जो है एक आर्किटेक्ट क्रिएट हो सकेगा, सही है। तो आपने पहले एसआरएस को स्टडी करके डिफाइन कर दिया आपके सिस्टम क्या है, उसके बाद आपने बताया कि आपके सब सिस्टम्स क्या है। सब सिस्टम के बाद आपने कंपोनेंट्स डिफाइन किया, फिर उन कंपोनेंट्स के लिए जो है आप जो है विद द हेल्प ऑफ दीज यूएमएल डायग्राम्स उसको डिफाइन करते हो कि उसका प्रोसेस क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है। ये स्टेप बाय स्टेप फिर आप उसको डिस्कस करते हैं, सही। तो बेसिकली अगर हम बताएं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है या हाई लेवल डिज़ाइन क्या है, तो ये आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, एक ओवरव्यू है। अब आपने क्या किया कि एसआरएस को स्टडी किया, सही। एसआरएस को स्टडी करके आपने उसके ये सिस्टम सब सिस्टम कंपोनेंट्स तो डिफाइन कर दी, ये लेकिन ये सब जो होंगे ये टोटली आपके पास जो होंगे, ये पर भी बता रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हो कि बेसिकली आपका सिस्टम क्या होगा। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते तो वो हम कंस्ट्रक्शन में जाके डिस्कस करते कि अब इन कंपोनेंट्स के अंदर आप कोड किस तरह से करोगे, इसके वेरिएबल्स क्या है, इसकी क्लासेस क्या है। फिर उसके बाद इसको और डिस्कस करते हैं तो वो हम फिर लो लेवल में जाके डिस्कस करते हैं कि इसका एब्स्ट्रैक्ट इसका सॉरी इंटरफेस किस तरह होगा, इसका इंटरफेस जब आप कोड करोगे तो उसमें किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेशन होगी। तो वो आपके पास क्या होती है, लो लेवल डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन हाई लेवल डिज़ाइन टोटली एब्स्ट्रैक्ट होती है। इसमें आप सिस्टम सब सिस्टम और इन सबको सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफाइन करते हो कि ये आपके पास क्या है, आपका एक सिस्टम इस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एसआरएस को स्टडी करके उसको आपने डायग्राम और पिक्चर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अगर ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या आपका हाई लेवल डिज़ाइन क्या है, हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने लेक्चर 1 में भी इसको डिटेल में डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर एंड उनकी बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर क्या होगा हमारे पास, ठीक है।
स्ट्रक्चर आपके पास क्या होते हैं कि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपने कंपोनेंट्स, कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और उन कंपोनेंट्स का बिहेवियर क्या होगा, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो आपको विजिबल होंगी आपके क्लाइंट के पास, ठीक है। तो वो हम कहाँ बताते हैं, बिहेवियर में एंड स्ट्रक्चर में। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में दो चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने उस अपने जो सिस्टम है, अपना जो हमने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन करना है। और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद उसका बिहेवियर डिफाइन करना है, कि आपको जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं उन कंपोनेंट्स का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आर्किटेक्चर मैंने क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एसआरएस को स्टडी करूँगी कि बेसिकली मेरे पास सिस्टम क्या है। तो एसआरएस को स्टडी करके मुझे पता चला कि अच्छा मेरा सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो है यहाँ पे सब सिस्टम्स कौन कौन से होंगे। तो वो भी अगेन मुझे एसआरएस ही पढ़ के पता चलेगा, मुझे खुद से नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि इसके कोई और सब सिस्टम्स हो, तो वो सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एसआरएस चीज़ तक, तो आपकी जो आर्किटेक्चर टीम मेंबर्स है उनको एसआरएस पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया कि उसके सब सिस्टम्स कौन है, आपके पास पेशेंट है, आपके पास एडमिन है, आपके पास डॉक्टर्स है, वो आपके पास क्या हो गए, आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ गए। फिर कंपोनेंट की हम बात करते हैं, आपके पास है पेशेंट, डॉक्टर एंड एडमिन। और चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि आपको पता चल जाती है कि आपके पास एसआरएस में जो हमने रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किए, उस रिक्वायरमेंट्स की किस किस स्टेक होल्डर्स को ज़रूरत है। तो हमें अब पता चल जाएगा एसआरएस स्टडी करने के बाद कि पेशेंट के लिए हमारे पास किस किस रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया गया। तो पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो आके अपॉइंटमेंट ले, चाहे ऑनलाइन ले या डॉक्टर उधर फिजिकली आके ले। उसके बाद उसको क्या स्टेप्स होंगे, अगर वो ज़्यादा बीमार है तो अगर रूम वो सेलेक्ट करना चाहता है, तो वो रूम किस तरह से सिलेक्शन होगा, वो सब चीज़ें क्या होगी, पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी। डॉक्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स है कि उसने पेशेंट को चेक करना है, उसको पता हो कि उसके पास कब कब पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर वो ऑपरेशन करता है तो उसके ऑपरेशन टाइमिंग्स उसको पता हो। तो वो सब चीज़ें उसको क्या हो, शेड्यूल उसको मिल जाना चाहिए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। एडमिन का क्या काम है कि वो जो शेड्यूल क्रिएट करेगा डॉक्टर का, वो उसको टाइम पे दे। अगर वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स है तो पेशेंट को वो रिमाइंड करे, या अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है तो आके उसने अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वो पेशेंट को फिर उस टाइम फिजिकली किस तरह वो करेगा, नोटिफाई करेगा कि आपकी वो है अपॉइंटमेंट, आके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आपको एसआरएस में उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड एडमिन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपने फिर कंपोनेंट्स में उसको डिस्कस किया। अब फॉर एग्जांपल उसकी क्या है अपॉइंटमेंट, सॉरी पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अब इस अपॉइंटमेंट जो कंपोनेंट है, अब इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है आपके सिस्टम के साथ। इसको फिर हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ स्टेट चार्ट, विद अब स्टेट चार्ट में क्या होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हैं तो अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, वो क्या क्या स्टेप्स लेके आएगा तो उसकी अपॉइंटमेंट ली जाएगी, दैट इज़ व्हाट योर स्टेट चार्ट। वो इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वो किस तरह से करते हैं। लेकिन अब आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या करती है, आपको स्ट्रक्चर्स डिफाइन करती है एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर्स के आपके पास कंपोनेंट्स, और बिहेवियर में आप उस कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप्स एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके गोल्स हमने डिस्कस किए, उसके लिमिटेशंस डिस्कस किए चैप्टर 1 में। तो अब हम जो है अपना चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज चैप्टर 2। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, वो सेकेंड चैप्टर क्या है, हमने इसमें डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एज अ डिज़ाइन प्लान क्या है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एज अ डिज़ाइन प्लान, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम इसको किसी हद तक डिज़ाइन कहते हैं, हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कह नहीं सकते। तो किसी हद तक वो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो डिज़ाइन प्लान क्या है। एब्स्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, एज अ टर्मिनोलॉजी क्या है, और इंशाल्लाह ये हमारा कल का लेक्चर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आज हम जो है इनको कवर करते हैं कि ये है चीज़ें हमारे पास। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एज अ डिज़ाइन प्लान क्या है, मतलब हम ना अभी स्टार्ट से कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर
आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कंपोनेंट्स चाहिए, आपको बिहेवियर उसका पता होना चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए। तो इसलिए हर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का एक डिज़ाइन प्लान मौजूद होता है, या डिज़ाइन प्लान नहीं तो एक स्ट्रक्चर प्लान मौजूद होता है। तो जब कभी भी आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो या कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, दो तीन कंपोनेंट से क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए लाजमी आपको क्या क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कोई भी आपसे पूछे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, तो आपको सिंपल ये कहना है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, हम उसमें डिफाइन करते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, और उसके रूल्स क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है, पैटर्न के रूल्स क्या है। तो उन जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसके लाजमी आपके लिए क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए एक प्रॉपर होता है डिज़ाइन प्लान। मतलब आप जब सॉफ्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस गैदर करते हो, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस को गैदर करने के बाद आपके पास लास्ट में क्या बन जाता है, एक एसआरएस बन जाता है, बनता है ना। तो सेम यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक क्या बन जाता है, एक डिज़ाइन प्लान बन जाता है, या आप उसको कह सकते हो स्ट्रक्चर प्लान भी कह सकते हो। तो डिज़ाइन प्लान में हमारे पास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, मीन्स आप मैप होता है आपके प्रोजेक्ट का, कि आपका प्रोजेक्ट में जो आप लोग काम कर रहे हो उसका मैप आ गया, ब्लूप्रिंट वगैरह आगे कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा। उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइन किया गया था। एब्स्ट्रक्शन क्या होती है हमारे पास, जब कभी भी आप थीसिस किसी की पढ़ो या आगे आप लोग इंशाल्लाह लिखोगे थीसिस, तो सबसे स्टार्ट में एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट हेडिंग होती है, या आप लोग जब रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो एक स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग होती है। उस एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग में आप लोग क्या डिफाइन करते हो कि हमारे जो प्रोजेक्ट हमने आगे काम किया उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिफाइन किया, उसमें एक समरी टाइप की वन होती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ये काम किया। तो इसी में हमारे पास क्या होता है, डिज़ाइन प्लान क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट की समरी होती है, हमारे सॉफ्टवेयर की समरी होती है, कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, उस पर क्या काम हो गया, जिसको फिर हमारी मदद क्या करती है कि हम उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी। जो हम डिटेल डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट 1 है और जो कंपोनेंट 4 है, ये दोनों आपस में डिपेंड है। तो इन दोनों को जो है हमने इसको हाई कपल बनाना है, इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है उनको कम से उनको ख़त्म करनी होगी। तो इसलिए हमारे पास ये एब्स्ट्रक्शन लेवल पे आपको पता चल जाता है कि इन कंपोनेंट्स पे हमने डिटेल में काम करना है। एब्स्ट्रक्शन लेवल पे आपने लिखा होता है कि कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 4 जो है ये आपस में क्या है, ये आपस में डिपेंडेबल है। तो इट मीन्स कि आपने अब इसकी हाई कपलिंग करनी है, इनकी जितनी भी इश्यूज बन रहे हैं उन सबको रिमूव करना है, और कम्युनिकेशंस किस तरीके से आपने करनी है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन कर ली होती है। तो जो डिज़ाइन प्लान है और प्रोजेक्ट प्लान, अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। प्रोजेक्ट प्लान में आप डिफाइन करते हो कि आपका प्रोजेक्ट कब कब और किस किस टाइम पे कंप्लीट होगा। मींस आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस बनाई है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपने विद इन मंथ जो है सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर किए, कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा एसआरएस को किस तरीके से बनाया, किस टाइम तक कंप्लीट किया, वो आपका आ जाता है प्रोजेक्ट प्लान में। फिर आता है आपके पास कि वो उसमें आपने अगर कोडिंग की है तो कोडिंग आप कब तक कंप्लीट करोगे। आपका जो मैनेजर होता है, आपके जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं, आपके जो डिफरेंट कोडर्स होते हैं, उनको जो है मैनेज कर रहा होता है, उनको टाइमिंग्स दी होती है। जबकि डिजाइन प्लान सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का होता है, कि उसमें डिफाइन किया जाता है कि आपका उसमें क्या क्या होता है, मैप होता है आपका और एब्स्ट्रक्शन होती है। दो चीजें होती है, मैप होती है एंड एब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ये दो चीजें उसमें हुई होती है। उसमें मैप में पता चल जाता है कि अच्छा ये कंपोनेंट्स है, और एब्स्ट्रक्शन में पता चल जाती है कि अच्छा हमें हमारे जो है कंपोनेंट्स का ये काम करना है, कंपोनेंट 1 का ये काम है, कंपोनेंट 4 का ये काम है, कंपोनेंट 8 का ये काम है। मीन्स अगर हमने मीन्स कहा है कि मिसाल की बात है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ही कह दिया या हॉस्टल मैनेजमेंट का कह दिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास यूजर्स को रजिस्टर करना होना चाहिए, हमारे पास एडमिन होना चाहिए, रूम्स होने चाहिए। तो कंपोनेंट 1 क्या है, यूजर्स के लिए हमारे पास लॉगिन फॉर्म होना चाहिए, तो वो कंपोनेंट जो है डिटेल डिजाइनिंग में वो उसको काम स्टार्ट कर देगा। एडमिन का क्या काम होना चाहिए, वो उसने कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया, वो उसका काम स्टार्ट कर देगा। फिर रूम्स में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तो वो किस तरह से हमें शो करेगा, वो काम करेगा। लेकिन हमने जो एब्स्ट्रक्शन में लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि हॉस्टल मैनेजमेंट में सिर्फ ये तीन कंपोनेंट्स है हमारे पास, एक तो यूजर की रजिस्ट्रेशन है, एक यूजर्स के रूम्स के लिए, और एक एडमिन है, ये तीन है। इससे ज़्यादा भी है, लेकिन अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने ये बात की। फिर डिटेल डिजाइनिंग में हम आगे स्ट्रक्चर प्लान में हम फिर उसको बताते हैं, स्ट्रक्चर प्लान में उसके कंपोनेंट्स की फिर बताते हैं कि वो जो हमने बता दिया ना डिज़ाइन प्लान में, कि डिज़ाइन प्लान में बता दिया
डिज़ाइन प्लान में हमने बता दिया कि कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है एंड कंपोनेंट 3 है। व्हिच इज़ हमारे पास कंपोनेंट 1 है यूज़र को रजिस्टर करना, कंपोनेंट 2 हमारे पास एडमिन है एंड कंपोनेंट 3 हमारे पास जो है वो रूम्स के बारे में। तो वो डिज़ाइन प्लान में मैपिंग उनकी हो गई और उनकी एब्स्ट्रक्शन हो गई। फिर स्ट्रक्चर प्लान आ जाता है। स्ट्रक्चर प्लान ज़रा और डिटेल फॉर्म में हो जाती है। क्या हो जाती है, एलिमेंट्स क्या-क्या थे उनको अगेन डिफाइन किया, वो आपस में कैसे फिट होंगे, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको हम डिफाइन करेंगे और उनको किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, वो सब चीज़ें हम जो है वो स्ट्रक्चर प्लान में करते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में टू टाइप्स ऑफ अ प्लान है, एक डिज़ाइन प्लान है और एक स्ट्रक्चर प्लान है। डिज़ाइन प्लान में हमारे पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट प्लान होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि मैप क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके, और उनकी थ्योरी बता दी, एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट लेवल में बता दिया कंपोनेंट 1 का क्या काम है, कंपोनेंट 2 का क्या काम है, ताकि लेटर ऑन की जो कम्प्लेक्सिटी हम उनको मैनेज कर सकें। देन हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर प्लान है। स्ट्रक्चर प्लान में हम क्या बताते हैं कि इन कंपोनेंट्स को और डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आपस में फिट कैसे होंगे, रिलेशनशिप क्या है और इनका मकसद क्या है इन कंपोनेंट का, वो हम सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन स्ट्रक्चर प्लान में बताते हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट सक्सेस का फैक्टर क्या है कि जितना अच्छा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनेगा उतना अच्छा, उतना ईजिली जो है आपका यूज़र समझ सकेगा, आपका क्लाइंट समझ सकेगा, आपका जो डेवलपर है जिसने ये चीज़ें काम कोड करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो समझ सकेंगे। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनेगा उतना अच्छा आपकी जो बाकी टीम के मेंबर्स है वो इतना ईजिली इसको समझ सकेंगे। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए लाजमी है डिज़ाइन प्लान, एक प्रॉपर डिज़ाइन प्लान। तो आपने बता दिया डिज़ाइन प्लान में कौन कौन से कंपोनेंट है, और स्ट्रक्चर प्लान में आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है और उनके कंपोनेंट्स का आपस में कैसे काम करते हैं। फिर हमने अब कहा कंपोनेंट्स आपस में काम कैसे करना है, तो ऑफ कोर्स हमें उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उनको स्टडी करनी होंगी कि वो जो कंपोनेंट है उसका बेसिक काम क्या है, उसको समझना होगा कि क्या क्या काम है, यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके मुताबिक उसको कंप्लीट करना होगा, और मार्केटिंग लेवल में उसको समझना होगा कि आपने जो कंपोनेंट डिफाइन किया है यूज़र ने, उसका मार्केट में क्या उसका पर्पस है, वो मतलब जो बाकी यूज़र्स हैं, जो बाकी जो एंड यूज़र्स हैं, जो बाकी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या इस कंपोनेंट को यूज़, अगर ऑनलाइन शॉपिंग का ही देख लें तो उसमें अगर उसमें देख लें, अगर किसी बंदे ने बनाया हुआ है, जैसे दराज कंपनी ने बनाया हुआ है व्यू आइटम का, और दूसरी कंपनी आ जाती है ब्रांड सीको की कि मेरे लिए भी सॉफ्टवेयर बनाओ, तो वो कहते हैं कि अच्छा व्यू आइटम के लिए वो पर मार्केटिंग लेवल पे देखते हैं कि क्या वो कंपोनेंट मार्केटिंग लेवल पे कैसे काम करे। ऑफ कोर्स एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए व्यू आइटम इज़ द मेन कंपोनेंट। जब तक यूज़र या जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है वो देख ही नहीं सकेगा क्या क्या प्रोडक्ट मौजूद है, वो किस तरह से प्रोडक्ट को बाय कर सकेगा। इसलिए हम उसको फिर मार्केटिंग लेवल में और मैनेजमेंट लेवल में उसको चेकआउट करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए कि डिज़ाइन प्लान क्या है। डिज़ाइन प्लान सिर्फ और सिर्फ आपके कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है और आपको ब्लूप्रिंट देता है, और डिज़ाइन स्ट्रक्चर प्लान क्या करता है, उसको मज़ीद डिफाइन करता है कि उसके कंपोनेंट्स क्या का बिहेवियर क्या है, वो आपस में काम कैसे करेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करेंगे, इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वो डिफाइन करता है। फिर ब्लूप्रिंट हमारे पास क्या होता है, ब्लूप्रिंट हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे पास चाहिए होता है। कोडर को चाहिए होता है कि अच्छा इस कंपोनेंट में क्या-क्या उसने काम करना है, इस इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए होता है कि अच्छा इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा कंपोनेंट मैं पहले करूँ, दूसरा कंपोनेंट मैं कब करूँ, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो ये क्या हमारे पास है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, एक गाइडलाइंस है, आपके पास एक मैप है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कब आता है, जब डोमेन आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लो, उसको प्रॉपरली उसको एनालाइज कर लो, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का स्टेप आता है। उसके बाद आप फिर क्या करते हो, उसको डिज़ाइन करते हो, उसका इंटरफेस डिज़ाइन करते हो, फिर कोड करते हो, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग वगैरह। ये ड्रामेटिकली उन्होंने समझाया है कि जब आपके पास क्लाइंट आए या आपने खुद कोई प्रोजेक्ट डिफाइन किया, आपने खुद प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आप डायरेक्ट तो किसी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट काम नहीं करते, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स गैदर करना स्टार्ट करते हो, फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करते हो। फिर जब वो रिक्वायरमेंट स्टडी हो गया, अगर आप वो रिडार के लिए फॉर एग्जाम्पल कर रहे हो के सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसके लिए क्या करोगे, एफएम फॉर्मल मेथड का स्टेप्स लाजमी करोगे कि जितनी भी इसमें कम्प्लेक्सिटीज हैं वो सब सॉल्व हो जाए। वो जब आपके पास हो जाती हैं, उसके बाद क्या करते हो, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आपके पास किसी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी आपको रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो आप अगेन इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस की टीम के पास जाते हो, कहते हो कि इस रिक्वायरमेंट में मसला आ रहा है या लॉजिकली कोई मसला आ रहा है, तो आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, फिर अगर आपके पास कोई हार्डवेयर आर्किटेक्चर मीन्स कि आपके पास सॉफ्टवेयर से इसके साथ कोई हार्डवेयर आर्किटेक्चर आपने क्रिएट करना है, कोई सर्वर्स आपने डालने हैं, कोई जो आईटी इन्वायरमेंट की हम बात करें ना, वो यहाँ पे इस स्टेप पे काम किया जाता है। फिर वो यहाँ पे उनको चेक करते हैं कोई आईटी इन्वायरमेंट तो नहीं चाहिए, कोई आपको हार्डवेयर तो नहीं चाहिए, कोई आपको सॉफ्टवेयर तो नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो दोबारा इसमें आके उसके साथ कनेक्ट करते हैं, या उनका आपस में किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, वो सब चीज़ें इसको डिफाइन देखी जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है, साथ साथ पैरेलल वर्किंग हो रही है, और फिर साथ ही उसको डिटेल डिजाइनिंग के लिए दे दी जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है एनालिसिस हो रही थी, स्टेप बाय स्टेप उसको आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा था। अगर कोई इन्वायरमेंट उनको चाहिए था, कोई हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर, तो वो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्रिएट किया जा रहा था। देन एब्स्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एज एन एब्स्ट्रैक्ट, अभी हमने डिसाइड बताया है कि एब्स्ट्रक्शन क्या होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी रिसर्च पेपर आप पढ़ लो, या किसी भी किसी चीज़ के लिए भी आप काम करो, तो आप ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल गिवन होते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट में बताया जाता है, अगर आपने कभी रिसर्च पेपर पढ़ा हो, तो जब कभी भी आप रिसर्च पेपर ओपन करते हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट पे डायरेक्ट जाते हो। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो कि आपका ये पेपर आपके थ्योरी से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, देन आप उसको कंटिन्यू करते हो। अगर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आप वो रिसर्च पेपर जो है स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो। या आप किसी की थीसिस पढ़ रहे हो, तो आप पहले एब्स्ट्रैक्ट पे पढ़ते हो कि अच्छा इस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया किस चीज़ के लिए, काम किस चीज़ पे किया हुआ है। तो उस पे आप क्या करते हो, वो सॉफ्टवेयर वो आपकी एब्स्ट्रैक्शन लेवल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप अपनी जो है एलिमेंट्स को जो है वो डिटेल में डिफाइन करते हो, डिटेल में एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो अपने सिस्टम को, कि क्या क्या आपके पास एलिमेंट्स है। तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल में हो जाते हैं, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इनकैप्सुलेट हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में। जैसे कि हमने कहा, क्या कहा है कि सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का क्या बनता है, डिजाइन प्लान, और क्या बनता है, स्ट्रक्चर प्लान। तो डिज़ाइन प्लान जो आपके पास क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन लेवल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मैप बताया होता है, कंपोनेंट्स बनाए होते हैं। फिर स्ट्रक्चर प्लान जो होता है वो हमारे पास डिटेल में चला जाता है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन लेवल में हम डिज़ाइन प्लान को कहते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उनको इनकेप्सुलेट कर देते हैं अपने एलिमेंट्स के अंदर। टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज़ की गई है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जाती है। क्यों? अब हमारे पास एक टर्म है आर्किटेक्चर स्टाइल एंड आर्किटेक्चर पैटर्न। तो वो क्या करती है, ये डोमेन लेवल क्या करता है कि आपके पास जो है एलिमेंट्स को डिफाइन कर देता है, और एलिमेंट्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो आपको डिफाइन कर देता है। लेकिन वो जो आपस में मैपिंग करनी है, मतलब उनकी जो आपस में डिपेंडेंसीज वगैरह, वो उनको समटाइम्स समटाइम्स करते, समटाइम्स नहीं डिफाइन कर पाता, इस वजह से ये प्रॉपरली काम नहीं करता। दूसरा, उसके जो इंस्टेंसेस है उसको ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता, जो उसके जो सैम्पल्स होते हैं किस तरह से वो आपस में कॉपरेट करेगा, ओकेशनल लेवल पे किस तरह से यूज़ होगा, वो उसको बिल्कुल डिफाइन नहीं करता, इसलिए ये यूज़ नहीं होता। अगर आपको जस्ट एलिमेंट्स डिफाइन करो और उनको इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए आप फिर इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास आता है रेफरेंस लेवल आर्किटेक्चर, डोमेन स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए, पर्टिकुलर डोमेन के लिए अगर आपने काम करना है, मीन्स अगर क्लाइंट सर्वर के लिए कर रहे हो, किसी वेबसाइट के लिए कर रहे हो, तो वहाँ के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। वहाँ पे आप इजीली जो है डिफाइन कर पाते हो अपने एलिमेंट्स वगैरह, आपके किस तरह से इंटरेक्ट करना है, उनकी मैपिंग भी हो जाती है। लेकिन सेम यहाँ पे कि वो किस तरह से ओकेजनली किसी और के साथ कनेक्ट होगा, या किस तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर से आर्किटेक्चर से साथ कनेक्ट होगा, वो यहाँ पे नहीं डिफाइन कर पाता। फिर प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर है, ये जब आप किसी प्रोडक्ट को विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट वगैरह जो होती है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने बनाई होती है, तो वहाँ पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंसेस वगैरह जो है प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते। इसी वजह से जो आप यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यूज़ करते हो, ताकि अगर आपने कोई पैटर्न यूज़ करना है, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न आप एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हो या उसको इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो ईजिली आप कर सकते हो। आपने अगर कोई मैपिंग करनी है, आप वो इजीली कर सकते हो। अगर आपने कोई इंस्टेंसेस डिफाइन करने, तो वो आप इजीली कर सकते हो। इसलिए क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हर ये अगर किसी डोमेन स्पेसिफिक के लिए यूज़ करना है, या नॉट डोमेन स्पेसिफिक के लिए यूज़ करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है, तो बेस्ट वे इज़ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे।